स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूं और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि हम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक इसके कवर कर चुके हैं, इसी रेफरेंस में आज हम समझेंगे कि साझेदारों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। देखो, एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि जो साझेदारी है यानी जो पार्टनरशिप है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एक बात आपको भी ये भी याद रखनी है कि जब भी पार्टनरशिप चलती है उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन किया जाएगा। मैंने क्या बोला? जब हम बात करें, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए ही तो एक साथ हुए हैं भाई, बिजनेस कैरी ऑन करेंगे वो, और बिजनेस कैरी ऑन का जो मेन मोटो होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो जो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए जो व्यक्ति एसोसिएट होते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में सामने नजर आते हैं, तो मान के चलिए कि उनका इरादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपस में ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अपने आपस के ट्रस्ट के आप एक बिजनेस नहीं कैरी कर सकते, और अगर एक बिजनेस कैरी कर भी लिया तो कम से कम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पर बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज पता हो, क्योंकि अगर हम एक अपने राइट को ध्यान रखते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी पता करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर मेरे पास मेरे राइट्स की जानकारी है तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स। तो मुझे अगर ये पता नहीं है तो मान के चलिएगा मैं केवल राइट्स की ही डिमांड करना पसंद करूंगी और मैं अपनी ड्यूटीज को नहीं अच्छे से निभा पाऊंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट्स के साथ ड्यूटीज की जानकारी और उनकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं। अब दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे हर वीडियो में हर टॉपिक पे जनरली आपको स्पेसिफिक सेक्शंस जरूर कोट करती हूँ और आपको ये सजेशन देती हूँ कि अपने आंसर में सेक्शन अगर याद रहता है तो जरूर लिख के आइए। जरूर लिख के आने का मतलब ये है अगर याद है तो ही लिख के आइए, नहीं याद है तो कभी भी एग्जामिनर का टेस्ट मत करने की कोशिश कीजिए कि चलो कुछ भी लिखे आते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। ऐसा कभी मत कीजिएगा, एग्जामिनर को सब पता होता है। आपको यदि याद है तो ही लिखना, नहीं याद है तो मत लिखना। अब अगर आज के टॉपिक की बात करूं तो राइट्स एंड ड्यूटीज में आपने देखा होगा मैंने मेरे बोर्ड पे बहुत सारे सेक्शंस लिखे हैं। तो ऑब्वियस है कि मेरे को ये भी पता है कि बच्चे को जनरली ये सारे सेक्शंस नहीं याद रहेंगे, लेकिन मैंने क्यों बोर्ड पे लिखे हैं, अगर कुछ भी याद रह जाए या कोई तरीके से आप ये याद कर लेते हैं तो एक अच्छा वेटेज आ जाएगा आपके आंसर में। अब दूसरी चीज, मान लेते हैं कि आपको ये सारे याद नहीं रहते हैं तो क्या करना चाहिए, और आप चाहते भी हैं कि कुछ सेक्शन लिख के तो आए ताकि आंसर में वेटेज भी आ जाए। तो इसका एक तरीका बताती हूँ। इसका एक तरीका ये है कि आप ऊपर ही अपने आंसर की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ही राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में, तो आप ऊपर ही ये चीज कोट कर दीजिए कि सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैव प्रोविजंस फॉर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। अगर आप ये लिख देते हैं ना तो आप मान के चलिए आपने पूरा काम कर दिया, ये सारे सेक्शंस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हम टीचर हैं और हम आपको थॉरली पढ़ाएंगे तो मैं तो पर्टिकुलर सेक्शन बताऊंगी ही, ठीक है, पर मैं वो रास्ता भी बता रही हूँ जहाँ पे आपके आंसर की वेटेज भी बढ़ जाए और आपकी परेशानियां भी थोड़ी सी कम हो जाए। राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैंने आपको एक तरीका बता दिया आंसर में वेटेज कैसे डालनी है, और मैं अपने वीडियो में टाइम पे आपको बताती रहती हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव द वेटेज इन योर आंसर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में किस किस के तरीके के अधिकार हैं। एक बात आप मान लो, पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, और कोई जरूरी नहीं है सारे पार्टनर मिल करके एक टाइम पे उस बिजनेस में प्रेजेंट होंगे। इट मे बी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हो सकता है कोई एक पार्टनर ही बिजनेस को कैरी करे और एक्टिंग फॉर ऑल हो, यानी वो सबकी तरफ से वो बिजनेस को कर रहा हो। तो उसे तो अपने म्यूचुअल ट्रस्ट को कितना जरूरी रूप से मेंटेन करना होता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास उसके ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग ये मान के चलते हैं कि वो बिजनेस अच्छे से अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए, और जैसे कि वो खुद अपना बिजनेस कर रहा होता अकेले का, बिल्कुल वैसे ही वो पार्टनर्स का बिजनेस कर रहा होगा। राइट, तो अब शुरू करते हैं कौन कौन सी बातें हैं राइट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्ट बिजनेस। किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने का एक पार्टनर को राइट है, वो चाहे उस बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। यानी
सारे पार्टनर के पास ये राइट है कि उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस के लिए वो एक साथ एसोसिएट हुए हैं उस बिजनेस को वो कंडक्ट करें। करते हैं या नहीं करते हैं ये एक अलग बात हो सकती है, ये उनकी अपनी सर्कमस्टांसेस कह सकती है करना है नहीं करना है। तो ऐसा कहता है सेक्शन 12A। नेक्स्ट कहते हैं टू बी कंसल्टेड, यानी हर एक पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी अफेयर हो उसमें वो एक दूसरे से सलाह करे। देखो जो एक्टिव पार्टनर है वो तो अल्टीमेट डिसीजन लेगा ही लेगा, लेकिन विदाउट द कंसल्टेंसी वो मुश्किल में आ जाएगा कि बाकी सारे ये कह सकते हैं भाई पूछ तो लेता हमसे। तो कंसल्टेंसी का हर एक के पास राइट है, और जो पार्टनर्स एक्टिवली नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में उनके पास ये राइट कहता है कि उन्हें कंसल्टेंसी करने और करवाने दोनों का राइट है। ऐसा 12D सेक्शन कहता है। असेस ऑफ अकाउंट्स, जो भी हमारी खाता बही है, बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन सबको असेस करने का हर पार्टनर के पास राइट है। वो कभी भी देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उसकी कॉपी निकलवा सकता है। कोई भी एक पार्टनर बाकी दूसरे पार्टनर में से किसी को भी मना नहीं कर सकता कि आई एम द एक्टिव पार्टनर, हु आर यू टू चेक या असेस द अकाउंट्स बुक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो उस बुक्स को चेक कर सकता है। ऐसा सेक्शन 13B कहता है। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट्स को शेयर करने का पास हर एक पार्टनर के पास अपना राइट है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेगा, क्योंकि कोई भी पूरा प्रॉफिट किसी भी एक पार्टनर का नहीं होगा, ये बटेगा। अब किस तरह से बटेगा, कैपिटल रेशो में बटेगा या कोई और उन्होंने रेशो फिक्स किया है वो एक अलग बात हो सकती है, मगर बटेगा। तो शेयर प्रॉफिट होने का उनके पास राइट है। नेक्स्ट कहते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट पाने का भी हर जो साझेदार है उसको अधिकार है। जो पूंजी उसने लगाई है उस पर उसे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। ठीक बात है। अब एक और बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अगर किसी ने एडवांस दिया है अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में कोई पैसा एडवांस दिया है, जैसा कि हम थर्ड पार्टी से या मार्केट से पैसा उठाते, और मान लीजिए किसी पार्टनर ने एज अ थर्ड पार्टनर बनके अपने बिजनेस में कुछ पैसा दिया है, तो उस बिजनेस पे लगाए पैसे कर पर भी इंटरेस्ट लेने का उसके पास राइट है। ऐसा सेक्शन हमारा 13D कहता है। राइट। अब एक बात है टू बी इंडेमनीफाइड। मान लीजिए किसी पार्टनर को किसी वजह से कोई फर्म से कोई नुकसान हो जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ये जो इंडेमनीफाइड है यानी क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान हो जाए उसकी पूर्ति को लेना। तो इसमें लेने और देने दोनों की बातें आएंगी, यानी अधिकार की बात भी आएगी और जिम्मेदारी की भी बात भी आएगी। अभी क्योंकि अपन राइट्स को पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उसे इंडेमनीफाइड होने का अधिकार है, और आगे आप यहाँ इस साइड पे देखेंगे कि उसे इंडेमनिटी देने का जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। तो अगर उसे कोई नुकसान होता है तो सेक्शन 13E कहता है कि उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। आगे कहता है पार्टनरशिप में जो भी प्रॉपर्टी है उसको पार्टनरशिप फर्म के लिए ही यूज करने का उसके पास राइट है। जिम्मेदारी में तो हम ये कह देंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के इंटरेस्ट में ही यूज करे, और राइट में हमने ये कह दिया उसे यूज करने का राइट है। ऐसा सेक्शन 15 कहता है। आगे बढ़ते हैं। वो एक फर्म में एजेंट होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है उसमें एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं पार्टनर। तो अपन बात करें कि वो जो एजेंट है तो उसके पास वो राइट है कि वो सारी चीजों के लिए उन फर्म के बिहाफ पे वो सारे काम करे जैसा एक एजेंट करता है। यानी एवरी पार्टनर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड बाइंड द अदर पार्टनर्स टू हिज एक्ट। यानी वो ये कहता है कि अगर 5 पार्टनर मिलकर एक फर्म को चला रहे हैं और एक व्यक्ति उस पर काम कर रहा है पांचों के लिए, तो वे कहता है उस पार्टनर के पास ये राइट है कि बाकी सबको भी वो अपने कामों से फर्म के इंटरेस्ट के लिए बांध ले। यानी वो जो कर रहा है ऐसा माना जाएगा सभी पार्टनर्स ने ही ऐसा किया है, ये उसके पास राइट है। ऐसा राइट सेक्शन 18 और 19 दोनों कवर करते हैं। आगे बात करता है विदहोल्ड कंसेंट अगेंस्ट न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अपनी कंसल्टेंसी या अपना कंसेंट यानी जो अपना स्वीकृति है उसको वो देने का अधिकार रखता है। वो चाहे तो मना कर दे, वो चाहे तो हाँ कर दे। यानी जो नया पार्टनर जो आने वाला है, तैयारी कर रहा है उस फर्म में एंटर करने की, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो चाहे तो ना कहे और चाहे तो हाँ कहे। इट इज नॉट प्रेशर कि उसे हाँ ही करनी पड़ेगी। राइट। ऐसा सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 कहता है। अब आगे बात करते हैं
ये एक राइट है हर पार्टनर के पास में कि जब तक कि वो ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करने से पहले के लिए उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी किसी भी एक्ट के लिए जो फर्म ने किया होगा उसके लिए उसे लाइबर नहीं ठहराया जा सकता। तो ये उसका राइट है कि ही इज नॉट लाइबल बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म, राइट। आगे की बात करते हैं, उसके पास एक और राइट है कि उसे रिटायर होने का अधिकार है। वो जब मर्जी आए, वो चाहे तो उस फर्म से अलग हो सकता है, वो इसके लिए वो प्रायर नोटिस जरूर देगा, तो उसे रिटायर होने का भी अधिकार है, ऐसा सेक्शन 32 कहता है। नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उसे नहीं निकाला जाएगा, ऐसा उसके पास अधिकार है। बाकी सारे पार्टनर एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी करके यानी षड्यंत्र रच के उसको निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार है कि उसे नहीं निकाला जाएगा। हर पार्टनर की बात है ये, तो हर पार्टनर के पास ऐसा अधिकार होता है और ऐसा सेक्शन 33 कहता है। आगे कहते हैं ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, जो पार्टनर जा रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, उसके पास राइट है कि वो प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा बनता है वो फर्म अपने पास नहीं रहेगी, रखेगी, उसका हिसाब उसे कर दिया जाएगा, ये उसका राइट है, ऐसा सेक्शन 37 कहता है। ये सारी बातें कर ली हमने इसके राइट्स की। अगर आपको ये नहीं भी सारे याद रहे तो कम से कम 8 तो राइट आपको याद होने ही चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए, राइट। अब बात करते हैं जो ड्यूटीज की बात करते हैं, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। तो सिंपल सी बात, जब अपन ने उसके राइट की बात करी थी कि वो बिजनेस कंडक्शन का राइट रखता है, तो जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस कंडक्ट करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, और इस तरीके से करेगा जैसा कि वो अपना समझ के करेगा। ऐसा नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा हिस्सा तो इसमें 5वां हिस्सा है, अगर पार्टनरशिप में 5 पार्टनर है तो मेरा हिस्सा तो 5वां हिस्सा है, अगर नुकसान होगा तो मुझे तो 5वें हिस्से के भी भुगतान करना पड़ेगा। नहीं, उसे बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करना होगा जैसे कि वो 100% अपने बिजनेस के लिए अपनी इंटेलिजेंसी को और अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को यूज करता, ठीक है। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अब फिड्यूशियरी रिलेशन, आपको मालूम है सदविश्वास, अभी मैंने मेरे जो आज की क्लास थी उसको शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया था म्यूचुअल ट्रस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पार्टनरशिप में, तो उस सदविश्वास को बनाए रखने की भी उसकी जिम्मेदारी है, ये उसके जिम्मेदारियों में आता है। अब आगे कहते हैं अगर उसने कोई फ्रॉड किया है, अगर फर्म में रह के कोई फ्रॉड किया है, कपट किया है, तो उस कपट के अगेंस्ट में उसे उस फर्म को कुछ क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी जो क्षति उसकी वजह से हुई है, इसे हमने जिम्मेदारियों में डाल दिया। अभी राइट में भी बात करी थी, तो इंडेमनीफाई होने का उसके पास एक लायबिलिटी है, उसकी एक ड्यूटी है, अगर उसकी वजह से फ्रॉड हुआ है और फर्म को नुकसान हुआ है, तो ऐसा सेक्शन 10 कवर करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, वो अपने पारिश्रमिक के लिए, यानी जो उसको अगर सैलरी वगैरह मिल रही है तो उसके लिए वो क्लेम नहीं करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि देखिए वो प्रिंसिपल भी तो है उस फर्म में, हमने आपको कहा था कि वो एजेंट है तो वो प्रिंसिपल भी है, और अगर वो प्रिंसिपल है तो मालिक अपने ही खिलाफ कभी भी केस नहीं करता, तो क्योंकि फर्म भी उसी की है और वो रेम्यूनरेशन लेने वाला भी वही व्यक्ति है, तो वो उसके लिए क्लेम नहीं करेगा, ऐसा उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा सेक्शन 13A कहता है। नेक्स्ट कहता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग का उसका राइट है तो लॉस शेयरिंग में उसकी ड्यूटी है। अगर नुकसान हो जाता है फर्म को तो उसे किस तरह से उस हानि में बंटवारा अपना लेना है, उसके लिए कहा जाता है 13B। नेक्स्ट कहते हैं अगर कोई उसकी नेग्लिजेंसी होती है, देखो इंडेमनीफाई, यहाँ पे हमने फ्रॉड की बात करी है और यहाँ नेग्लिजेंसी की बात करते हैं, यानी उसकी उपेक्षा से या उसकी लापरवाही की वजह से फर्म को अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की पूर्ति करने का उसकी जिम्मेदारी है, टू इंडेमनीफाई ड्यू टू नेग्लिजेंसी। तो ऐसा सेक्शन 13 कहता है B। आगे कहते हैं प्रॉपर्टी, जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको फर्म के ही इंटरेस्ट के लिए यूज करने की उसकी जिम्मेदारी है। अभी हमने कहा था यूज करने का उसका अधिकार है, लेकिन किस इंटरेस्ट में? फर्म के इंटरेस्ट में। आप हमेशा मान के चलना 2 इंटरेस्ट काम करते हैं एक व्यक्ति के लिए, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट। मैक्सिमम लोग जो अपने जॉब प्लेस पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करना चाहते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे काम करेंगे, और जो लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम करना चाहते हैं, यानी अपने को तो सैलरी से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म को नुकसान भी हो रहा हो, वो लोग हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। यहाँ ये कहता है एक पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि फर्म की प्रॉपर्टी को वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में काम में लेगा, ठीक है, ऐसा सेक्शन 15 कहता है। आगे कहते हैं पर्सनल प्रॉफिट्स के अकाउंट को भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करवाए, उसको खुद को जो भी राइट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उस अकाउंट्स को वो चेक करवाने की उसकी जिम्मेदारी होती है, यानी सामने रखेगा, कोई भी चीज की छिपावट नहीं होगी, ऐसा सेक्शन 13 कहता है। ऐसे ही आगे की बात कहते हैं ये जो प्रॉफिट वाला अकाउंट का जो चेकिंग करवाने का है ये 16 सेक्शन कहता है। अब आगे बात करते हैं टू एक्ट विद इन अथॉरिटी,
क्योंकि वो प्रिंसिपल भी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे काम करेगा जैसे एक अधिकारी काम करता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अधिकारी रूप में काम करे, नौकर नहीं है वो। एक पार्टनरशिप फर्म में नौकर नहीं है, तो उसे वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है और उसी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उसी तरह के निर्णय लेने हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो एक ऑथोरिटिफिकेशन उसको मेंटेन करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 कहता है। अब आप आगे की बात करते हैं। जिम्मेदारियों में कहता है उसकी एक और लायबिलिटी है कि जॉइंटली अपनी लायबिलिटीज को मेंटेन करेगा, क्योंकि 5 पार्टनर अगर हैं तो पांचों लोग मिलके किसी जिम्मेदारी को लेते हैं, किसी एक की जिम्मेदारी कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे एक उसकी जिम्मेदारी है कि मान लीजिए कि एक्टिंग पार्टनर कोई काम कर रहा है और बाकी सारे 4 लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, उन्होंने अपना एक कैपिटल लगा रखा है, तो वो अकेले उसके ऊपर नहीं डाल देंगे हर एक काम की जिम्मेदारी। ये माना जाएगा कि उसने जो भी काम किया है, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, सबकी जिम्मेदारी। अगर लॉस होता है तो कोई भी 4 पार्टनर में से ये नहीं कह सकता तुम्हारी वजह से फर्म को लॉस हो गया, नहीं, जॉइंटली लायबिलिटी होगी। तो जो ये कंबाइंड लायबिलिटी है, कलेक्टिव लायबिलिटी है, इसको बहुत ध्यान रखना होगा एज पर ड्यूटी, राइट। ऐसा सेक्शन 25 कहता है। मैक्सिमम डिस्प्यूट इसी के होते हैं। हम जब भी कोई फर्म को नुकसान होता है तो पार्टनर बहुत इजीली रेडी हो जाते हैं ये बात कहने के लिए कि ये तेरी वजह से नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ये हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि जो भी लायबिलिटी है वो कलेक्टिव लायबिलिटी है, जॉइंट लायबिलिटी है, तो इसी को उसे मेंटेन करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और आगे कहते हैं नॉट टू असाइन हिज राइट्स, ये कहता है अपने अधिकारों को असाइन करने का उसको एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि वो असाइन ना करवाए, यानी अपने अधिकारों को की तो वो मांग कर ले और जिम्मेदारियों का ना निभाए, ये गलत बात होगी। तो ये कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत गहराई में राइट्स और ड्यूटीज बताए हैं पार्टनर के, पार्टनरशिप्स, फर्म और पार्टनर्स के साथ में किस तरह से राइट्स और ड्यूटीज है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगर कोई इंप्रूव करना हो तो मुझे आप आइडिया दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।